आइए देखते हैं कोलबर्ग के नैतिक तर्कना के सिद्धांत से सीटेट 2024 में आए हुए क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। यानी ये जस्टिफाइड है जो उन्होंने दवा ली है हिंज ने। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? क्या यह सामाजिक सरोकार और विवेक वाली अवस्था है? आपको मालूम होगा लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अंदर 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं। ठीक है, ये उन्हीं से प्रश्न पूछा गया। नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून, यांत्रिक उद्देश्य और विनिमय। देखिए, अगर आप इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तब भी आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या ऐसे पहुंचेंगे? देखिए, क्या ये जो अवस्था है यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय वाली अवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? आपको मालूम है कि ये जो यांत्रिक उद्देश्य और विनिमय वाली जो अवस्था है, ये तो आपकी जो पहला जो अवस्था है, पहला जो स्तर है, दूसरी अवस्था है जिसमें व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुसार, जिसमें अपने उद्देश्य हित सत्ता हो, उसे हम सही मानते हैं। जिसमें हमारा हित जो है सद जा रहा हो, हमारे हित के अनुसार जो काम हो रहा हो वही सही है। जो ये तीसरा ऑप्शन है, ये दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, ये तो बिल्कुल जो छोटा बच्चा होता है पहले स्तर में, पहली अवस्था वो है जहां पर बच्चा जिस कार्य को करने पर दंड ना मिले वे सही है। यानी आज्ञाकारिता, आज्ञा को स्वीकार करें, आज्ञा को मान, आज्ञाकारी जो बालक होते हैं तो उन्हें दंड नहीं मिलता है, तो ये वही, तो ये भी इसका अपना आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। तो देखो, यहाँ व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित की कुछ बात हो रही है, क्योंकि कानून कभी कभी व्यक्ति के अधिकारों को, जो कानून बने हुए होते हैं वो कभी कभी व्यक्तिगत अधिकारों को छीन लेते हैं या ध्यान नहीं रखते। यहाँ पर कोई व्यक्ति, हिंज की जो वाइफ मरने वाली थी ना, अगर उन्हें दवा नहीं मिलती तो यहाँ कम से कम उन्हें दवा मिल जाएगी, उनकी जान बच जाएगी। इसलिए यहाँ मतलब ये जस्टिफाइड है। गलत है, वैसे कानून गलत है, चोरी कर रहा है अगर है तो, कहानी आपको याद होगी, मैंने सिद्धांतों में पढ़ाई थी। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार है ना जीवित रहना, है ना, उसे किसी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार तो है कम से कम, तो उसके लिए फिर उन्हें वो चोरी करनी पड़ी, तो इसलिए वो जस्टिफाइड है। तो यही हमारा आंसर है यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक सरोकार और विवेक, ये थोड़ी और उच्च स्तर की बात हो गई, जो समाज के लोगों के, या तो ये तो व्यक्तिगत जो उसका अधिकार है उससे संबंधित कार्य हुआ है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर सेकंड रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने क्या किया कि बच्चे लिए, कई सारे बच्चे थे, उनको अलग भिन्न भिन्न आयु वर्ग में बांटा और उनको कुछ कहानियां सुनाई, कुछ ऐसी समस्याएं रखी उनके सामने जहां नैतिक दुविधाएं थी, यानी सही गलत के फैसले लेने में एक दुविधा थी कि ये सही है या वो सही है। ऐसा निर्णय करना इतना आसान नहीं था, कहीं ना कहीं एक धर्म संकट जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी वैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। तो उन पर बच्चों की क्या अनुक्रिया, क्या बच्चों के रिएक्शन आए, उसको उन्होंने एनालिसिस करा और उसके बाद उन्होंने सिद्धांत दिया। तो यही इसका आंसर। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? देखो, ये क्या है जो आपको ध्यान होगा, पहला जो स्तर था उसकी जो दूसरी अवस्था है, पहले स्तर की जो दूसरी अवस्था थी, वहां व्यक्तिगतता और अदला बदली वाली बात हुई थी ना, तो वही आपका आंसर है पहला स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, तो सेकंड आंसर हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है, देखो अब ये नया एक टाइप के क्वेश्चन आने लगे हुए हैं, एसरेशन रीजन, अभिकथन और उसका कारण। तो इनमें क्या होता है आपको मालूम ही है कि अगर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन क्या है कि पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या करता हो। पहला कथन जो दूसरा कारण दिया है तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है उसकी सही व्याख्या करता है, तो आंसर ये लगेगा। कभी कभी दोनों कथन सही हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरा जो कारण है वो पहले की व्याख्या नहीं है,
तो उस स्थिति में बी आंसर लगेगा। इस तरीके से लगना है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं उनके यहाँ पर किस एग्जाम में आया हुआ है, तो हम 24 के कर रहे हैं, क्योंकि कोलबर्ग प्याजे के जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, वाइगोस्की क्वेश्चन कराए, ये तो केवल जुलाई की दोनों 2 पेपर होते हैं ना हर एक बार में। जुलाई में 2 हुए पेपर 1 पेपर 2, जनवरी में 2 हुए पेपर 1 पेपर 2, तो केवल जुलाई के पेपर में ही काफी इतने क्वेश्चन थे डिस्कस करने लायक, जिसमें हम सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, प्याजे ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आए भी थे, आपने देखा, फिर से थोड़े कम आए वाइगोस्की में, और उससे भी थोड़े कम आते हैं कोलबर्ग। लेकिन ये तीनों ही सिद्धांत से क्वेश्चन आता जरूर है हर साल। तो आप पाएंगे कि जो जुलाई का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें पेपर 1 में भी बनाया, पेपर 1 में एक आया, पेपर 2 में भी एक आया। और जो जनवरी का सीटेट का पेपर था, पेपर 1 में भी 2 क्वेश्चन आए, पेपर 2 में भी 2 क्वेश्चन आए। तो कुल 6 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के अभिकथन क्या दिया है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से, यानी प्रारंभ में बच्चे जो कार्यों का जो परिणाम है उसके आधार पर किसी कार्य को अच्छा या सही या गलत समझ रहे थे। इस समझ पर पहुंचते हैं कि, यानी प्रारंभ में ये समझ रहती, फिर इससे वो किस नई एक दूसरी समझ पर पहुंच जाते धीरे धीरे। कहा नियम और कानून नम्य और बदले जाते। आप देखो, जब चौथी अवस्था होती है कानून तथा व्यवस्था, उसके बाद चौथे जो दूसरे स्तर के अंदर जो चौथी अवस्था आती है ना, कानून तथा व्यवस्था, जहाँ उसके बाद तीसरे स्तर पर जो 5वीं अवस्था आती है सामाजिक संविधा, यानी समाज की आवश्यकता के अनुसार भाई कानून समाज के लिए बने हुए हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार कानूनों को मॉडिफाई किया जा सकता है, बदला जा सकता है, थोड़ा उसको चेंज किया जा सकता है, या उसमें थोड़ा सा उनकी अवमानना भी संभव है, जिससे सब उससे एक समाज, बड़े समाज के बहुत सारे लोगों का अगर हित हो रहा हो। तो यहाँ यानी कहने का मतलब है कि बच्चे प्रारंभ में कार्यों के परिणाम के आधार पर किसी कार्य को सही या गलत समझते हैं। प्रारंभ में उनकी समझ ऐसी होती है, फिर धीरे धीरे उनकी एक ऐसी समझ बनती है कि नियम और कानून नम्य होते हैं ना, बदले जा सकते हैं। तो ये जो बात है, पहला कथन है जो सही है, आपको मालूम है कि ऐसा ही होता है सिद्धांत। दूसरा जो इसका कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। हाँ, तो बिल्कुल देखो, उन्होंने क्रमिक रूप से चरण बताए हैं, और यहाँ पर बच्चा था ना, वो बिल्कुल जो इसमें शुरू में जो अवस्था दी है परिणाम के आधार पर डिसाइड करना, यानी पनिशमेंट अवॉइडेंस के आधार पर डिसाइड कर रहा था ना। फिर यहाँ पर क्या बच्चा पहुंच गया सामाजिक संविधा, और उससे आगे भी जाके सार्वभौमिक नैतिक स्तर पर पहुंच गया। सार्वभौमिक नैतिक स्तर माने एक किसी इंसान के लिए जो सही है, जो ठीक है, कानून से भी पर जो एक इंसानी मानवीय दृष्टिकोण से जो सही है, वहां तक तो बिल्कुल चरण स्टेप बाय स्टेप पहुंचा हूं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा जो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो अब इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, पहला, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। आपको फिर से देखो चरण, मैंने आपको बताया कि एक इमेज बताई थी मैंने आपको, मैंने कम्युनिटी जो पोस्ट है उसमें भी लगाई है वो इमेज, क्रक्स ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, है ना। और वो जो PDF है वो मैंने वो जो वीडियो है जिसमें ये पढ़ाया है मैंने, उसके नीचे पिन कर दिया, आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है ना। वहाँ मैंने जो उस इमेज में, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो दूसरी जो अवस्था थी आपकी, इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी थी ना उसमें, तो ये जो दूसरी अवस्था थी, इस दूसरी अवस्था में एक तीसरा चरण था और एक चौथा चरण था। तो ये चौथा चरण क्या था, कानून तथा व्यवस्था, यानी बच्चे कानून की जो सही है उसको सही मानने लगते हैं, और सही अपने कानून अपने नियम भी समझते हैं उन्हें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अच्छा क्या, पहला चरण क्या था, पूर्व परंपरागत, दूसरा चरण क्या है, परंपरागत, और तीसरा चरण क्या था, पश्च परंपरागत। तो ये जो तीसरे या चौथी अवस्था है वो दूसरे जो स्तर है जिसको हम परंपरागत नैतिकता स्तर बोलते हैं उसका हिस्सा है ना। तो इसका मतलब पारंपरिक नैतिकता, ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार, कोलबर्ग के
विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय कि कैरोल गिलिगन नाम की एक लेडी है, इन्होंने इस थ्योरी की, कोलबर्ग की थ्योरी की क्रिटिसिज्म करी और उन्होंने क्या बोला कि ये सिद्धांत जो है ना वो पुरुषवादी है। यानी क्या हुआ, उनका दृष्टिकोण क्या था, नारीवादी दृष्टिकोण इनका, किनका, कैरोल गिलिगन का। वो कह रहे थे कि सारे जो बच्चे लिए, जो सब्जेक्ट लिए, जिन पर ये एक्सपेरिमेंट करा गया, वो तो सारे के सारे मेल थे। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं सही निर्णय नहीं ले सकती? तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म किया था कैरोल गिलिगन ने। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।